जय हिंद दोस्तों, मैं हूं संदीप। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि चाइना को ग्लोबल एनर्जी ट्रांसमिशन में इतना ज़्यादा एडवांटेज क्या है और ये कैसे पूरी दुनिया को लीड कर रहा है और कोई भी कंट्री इसके आसपास भी नहीं है। और ये ग्लोबल एनर्जी ट्रांसमिशन क्या है, ये सब कुछ आपको बताने की कोशिश करूंगा कि चाइना क्यों पूरी दुनिया में भारी पड़ रहा है और ये हज़ारों गुना निकल चुका है आगे। इनफैक्ट अमेरिका भी बहुत पीछे है अभी चाइना से इस मामले में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे और आपको एक बात बता दूं कि जो भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा वो सारे के सारे इन्फॉर्मेशन आपको इंटरनेट में मिल जाएंगे। मैं कोई यहाँ पे चाइना की तारीफ करने नहीं आया हूँ, बस आपको जो दुनिया में हो रहा है और चाइना कितना टेक्नोलॉजी में आगे गया है वो थोड़ा सा आपको एक मिरर दिखाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं प्राचीन काल की, तो जब उस टाइम पर युद्ध होते थे तो कैसे होते थे? लाठी भालों का इस्तेमाल होता था, तलवार का इस्तेमाल होता था, कुछ छोटे मोटे हथियार का इस्तेमाल होता था। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती गई, फिर गोला बारूद बंदूक का इस्तेमाल होने लगा, फिर और टेक्नोलॉजी आगे आई तो परमाणु बम का टाइम आ गया। और अब जो धीरे धीरे दुनिया बढ़ रही है, जो कंपटीशन है वो अब ये युद्ध का कंपटीशन नहीं है। अब कोई भी देश दूसरे देश के ऊपर एक बार अगर मिसाइल अटैक करता है या किसी भी तरीके का अगर युद्ध थोपता है तो उसे 1000 बार क्या, लाख बार या करोड़ बार भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि जो दुनिया है टेक्नोलॉजी के साथ बहुत तेज़ी से बदल रही है। अब युद्ध होना थोड़ा संभव नहीं लगता, इतना आसान और इतना पॉसिबल नहीं लगता, क्योंकि दुनिया अब जो होने वाला जो वार है वो होगा जिसके पास जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी होगा, फ्यूचर टेक्नोलॉजी जिसके पास जितना ज़्यादा होगा वो इस दुनिया को लीड करेगा। और ये चीज़ें चाइना के ऊपर सटीक बैठती हैं। वैसे चाइना को फ्यूचर का कंट्री कहा जाता है, फ्यूचर का देश, भविष्य का देश कहा जाता है। और ये क्यों कहा जाता है उसको चाइना ने कुछ दिनों में प्रूफ करके दिखाया, कुछ सालों में प्रूफ करके दिखाया है। दोस्तों, आपको बता दूं कि दुनिया में दो तरीके की गाड़ियां अभी चल रही हैं। पहला जो पेट्रो एनर्जी पे चलती हूँ, अब पेट्रो एनर्जी का मतलब जो पेट्रोल डीजल से चल रही हूँ, और दूसरा जो इलेक्ट्रो एनर्जी पे चल रही हो, और इलेक्ट्रो एनर्जी का मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी से चल रही हो। दोस्तों, सबसे पहले आपको पेट्रो एनर्जी की बात बताता हूँ। तो अभी के लिए जो पेट्रो एनर्जी है वो जो गल्फ कंट्री है जिनके पास पेट्रोल डीजल का बहुत ज़्यादा भंडार है, यानी कि जिनके पास क्रूड ऑयल का ज़्यादा भंडार है, उनका पूरी दुनिया में चलती है। इनफैक्ट वो पूरी दुनिया को डोमिनेट करते हैं, वो काफ़ी तरक्की भी करते हैं, क्योंकि यानी कि कच्चे तेल को ज़मीन के अंदर से निकालना है और पूरी दुनिया में उसे बेच देना है। और हर देश की इकनॉमी कहीं ना कहीं इन क्रूड ऑयल्स पे, यानी कि रॉ मटेरियल्स पे डिपेंड करती है। जहाँ तक कि अगर बात करते हैं अपने देश की, इंडिया की बात करते हैं, तो ज़रा सा भी तेल का भाव ऊपर नीचे होता है तो कितना ज़्यादा एक नॉर्मल व्यक्ति है, यानी कि एक आम व्यक्ति है, तो उसके बजट पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है उस चीज़ को लेके। तो ये जो कंट्रीज़ हैं ये कहीं ना कहीं अभी लीड करती हैं पूरी दुनिया को, जैसे सऊदी अरबिया हुआ, अमेरिका हुआ। अब अमेरिका का बात आया तो यहाँ बता देता हूँ, अमेरिका एक ऐसा कंट्री है जिसके पास पूरी दुनिया में जो क्रूड ऑयल है वो सबसे बड़ा भंडार बताया जाता है, और है भी। और ये बात शायद आपको ना पता हो। और अमेरिका अभी तक क्या कर रहा था कि पूरी दुनिया में उसको जहाँ भी कच्चा तेल मिलता था वो वहाँ से खरीद लेता था और उसे यूज़ करता था। इनकी जो स्ट्रेटजी थी ये थी कि पूरी दुनिया में अगर कहीं भी रॉ मटेरियल यानी कि क्रूड ऑयल मिलता है तो उसे खरीद के उसका इस्तेमाल करो। और क्योंकि ये एक लिमिटेड है, कभी ना कभी तो ख़त्म होगा, आज नहीं 100 साल बाद कभी ना कभी तो ये जो क्रूड ऑयल है वो धरती के अंदर से ख़त्म हो जाएगा, ये लिमिटेड है। तो अमेरिका की स्ट्रेटजी थी कि पहले दुनिया भर के जितने भी क्रूड ऑयल हैं उनका इस्तेमाल करो, और सबसे ज़्यादा खरीदने वाला क्रूड ऑयल अमेरिका ही था। फिर जब ये इलेक्ट्रो एनर्जी का दौर आया तो अमेरिका को कहीं समझ में आया कि अभी जो दुनिया है वो इलेक्ट्रिसिटी पे चलेगी, क्योंकि ये जो पेट्रो एनर्जी है ये कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगा, तो लोगों का जो झुकाव है वो इलेक्ट्रो एनर्जी की तरफ जाएगा। अब इन्होंने क्या किया कि अपनी जो भी भंडारण थी जो क्रूड ऑयल का, उसको निकालना स्टार्ट किया है। और दोस्तों, आज के वक्त अमेरिका सऊदी अरबिया के बाद दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल प्रोड्यूस करने वाला कंट्री बन चुका है। यानी कि हर किसी को पता चल चुका है कि अभी जो क्रूड ऑयल है धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और इसकी जो मांग है हर देश में वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। दोस्तों, अब यहाँ बात आती है इलेक्ट्रो एनर्जी की। तो इलेक्ट्रो एनर्जी चाहे आपके मोबाइल फ़ोन की बैटरी हो या फिर आपके बाइक की बैटरी हो, अगर वो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, या फिर आपकी इलेक्ट्रिक कार की बैटरी हो, तो इन सब को बनाने के लिए कुछ मटेरियल्स की, यानी कि कुछ मिनरल्स है ज़मीन के अंदर, कुछ मेटल्स हैं, उनकी रिक्वायरमेंट पड़ती है, जिन्हें हम कहते हैं रेयर अर्थ मिनरल्स। और अब ये रेयर अर्थ मिनरल्स क्या है? तो जैसे लिथियम है, कोबाल्ट है, टाइटेनियम है, वैनेडियम है, ये सारे रेयर अर्थ मिनरल है। अब रेयर अर्थ इनको क्यों कहा जाता है? ऐसा नहीं है कि ये धरती पे बहुत कम पाए जाते हैं, रेयर है इसलिए इनको रेयर अर्थ मिनरल कहा जाता है, क्योंकि ये धरती के कुछ पार्ट पे बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, कुछ हिस्सों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, हर जगह नहीं पाए जाते। जैसे हम बात करते हैं अभी लिथियम की, तो लिथियम आयन बैटरी के बारे में आप सुना होगा। जैसे आपके मोबाइल फ़ोन में जो बैटरी इस्तेमाल होती हैं, जो अभी के लिए इलेक्ट्रिक कार आ रही हैं, इलेक्ट्रिक स्कूटर आ रही हैं, इन सभी में लिथियम आयन बैटरी आती है। अब ये लिथियम आयन बैटरी बनाने के लिए लिथियम मेटल का रिक्वायरमेंट होगी, लिथियम मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये लिथियम पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है
वो साउथ अमेरिका के 3 कंट्री ऐसे हैं, बोलीविया, चिली और अर्जेंटीना। ये 3 कंट्री हैं जिनके पास सबसे ज़्यादा भंडार लिथियम का पाया जाता है। इसे लिथियम ट्रायंगल भी कहते हैं, आप मैप में इसे देख सकते हैं। पूरी दुनिया का 54% जो लिथियम है, जो मिनरल्स है, रेयर अर्थ मिनरल्स है, ये इन्हीं ट्रायंगल्स में पाया जाता है, इन्हीं 3 देशों के आसपास पाया जाता है। और लिथियम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है बैटरीज के लिए, ये एक्चुअली में इतना ज़्यादा इस्तेमाल क्यों होता है, लिथियम आयन ही बैटरी क्यों बनती है? तो आपको बता दूं कि ये जो मिनरल्स हैं, ये जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, इनके पास जो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी है वो काफ़ी बेहतरीन मानी जाती है। इनके पास इलेक्ट्रिसिटी को यानी कि एनर्जी को स्टोर करने की काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी मानी जाती है, और ये स्टोर करने के बाद जो एनर्जी उसको ट्रांसमिट कर देते हैं बहुत ही ईजिली, बिना ज़्यादा एनर्जी खपत किए। तो इसीलिए इनका ज़्यादा डिमांड है पूरी दुनिया में। दोस्तों अब बात करते हैं सप्लाई चेन की, कि पूरी दुनिया में चाइना ने इतना ज़्यादा डोमिनेशन कैसे बना लिया। तो आपको बता दूं यहाँ पे उत्पादन में अगर लिथियम के उत्पादन की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पे है, दूसरे नंबर पे चिली है और तीसरे नंबर पे चाइना है, जो 17% ये जो रेयर अर्थ मिनरल है इनका उत्पादन करता है। तो दोस्तों आपके मन में ये सवाल होगा कि अगर चाइना अपने कंट्री में सिर्फ 17% लिथियम जो ये रेयर अर्थ मिनरल्स हैं इनका प्रोडक्शन करता है, तो बाकी कहाँ से आता है? तो आपको बता दूं कि चाइना ने बहुत ही भारी भरकम इन्वेस्टमेंट करके रखा है इन लिथियम ट्रायंगल्स में, जहाँ से ये बहुत सारा उत्पादन करते हैं। ये तीनों कंट्री उतना उत्पादन नहीं कर सकते, लेकिन चाइना ने अपने इन्वेस्टमेंट के जरिए वहाँ पे बहुत सारी इनकी माइनिंग फैक्ट्री है, जहाँ से ये लिथियम को अपने कंट्रीज़ में लेके जाते हैं, चाइना में लेके जाते हैं, वहाँ पे प्रोसेस करते हैं और फिर लिथियम बैटरीज बनाते हैं। तो चाइना के पास लिथियम ना होते हुए भी ये पूरी दुनिया को डोमिनेट करते हैं। हर एक उस कंट्री में इनका इन्वेस्टमेंट है जहाँ पे ये रेयर अर्थ मिनरल्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट मूवर का एडवांटेज मिलता है चाइना को, और कहीं ना कहीं उसने जो इतना मेहनत किया 20 से 25 सालों तक उस चीज़ पे फोकस किया, तो उसका आज उसको एडवांटेज मिल रहा है। जैसे आपको बता दूं कि कुछ ऐसी बैटरीज होती हैं जो कोबाल्ट से बनती हैं। तो दुनिया में एक ऐसा कंट्री है रिपब्लिक ऑफ कांगो, और कांगो एक अनस्टेबल कंट्री है। यहाँ पे हमेशा वार जैसी स्थिति रहती है, सिविल वॉर चलते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे जो कोबाल्ट है वो करीब 68% यहाँ पे है, इस देश के अंदर पाया जाता है। और यहाँ पे चाइना ने अपने करीब 14 कोबाल्ट माइनिंग फैक्ट्रीज लगा के रखी हैं, और यहाँ पे काफ़ी भारी भरकम इन्वेस्टमेंट करके रखा है। और चाइना यहाँ से भी कोबाल्ट निकालता है, अपने यहाँ लाके प्रोसेस करता है और फिर उससे बैटरी बनाता है। और चाइना में सिर्फ 1% कोबाल्ट पाया जाता है, फिर भी चाइना पूरी दुनिया को डोमिनेट करता है बैटरीज के मामले में। आप सोच सकते हैं जो इनकी स्ट्रेटेजी है ये कितनी फ्यूचरिस्टिक है, कितना फ्यूचर, कितनी आगे सोचते हैं, इस चीज़ को हमें मानना पड़ेगा। और आज पूरी दुनिया में चाइना करीब 70 से 80% ग्लोबल ट्रेड यानी कि जो ये रेयर मिनरल है इनको कंट्रोल करता है। और कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है आज के वक्त जो चाइना को compete कर सके लिथियम आयन बैटरी वैल्यू चेन पर। इनफैक्ट अमेरिका बहुत ही दूर है, कोसों दूर है चाइना से। दोस्तों बात ये निकल के आती है कि एक्चुअल में चाइना ने इलेक्ट्रो एनर्जी के बारे में इतना क्यों सोचा, इन्होंने रेयर अर्थ मिनरल के बारे में इतना ज़्यादा क्यों सोचना स्टार्ट किया। तो आपको बता दूं चाइना कहीं ना कहीं ये समझ गया था कि जो मैकेनिकल एनर्जी है, जैसे कि जो पेट्रोल एनर्जी से चलने वाली गाड़ियां हैं, उसमें ये वेस्टर्न कंट्रीज़ का मुकाबला नहीं कर सकता। जैसे जो यूरोपियन कंट्री है, जो अमेरिका है, इन सब का मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि जो मैकेनिकल एनर्जी और ये पेट्रोल एनर्जी की जो गाड़ियां हैं जो चलती हैं, ये वेस्टर्न कंट्रीज़ की देन है। तो इनके पास हायर टेक्नोलॉजी है और ये मुकाबला नहीं कर सकता। आपने बहुत सारी ऐसी गाड़ियाँ सुनी होंगी, जैसे टोयोटा है, मर्सिडीज़ है, वॉक्सवैगन जो अमेरिकन कंपनी है, और भी बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, होंडा है, हुंडई है, ये सारी गाड़ियाँ आपने सुना होगा। लेकिन आपने किसी भी चाइनीज़ गाड़ी का नाम क्यों नहीं सुना अभी तक? क्योंकि चाइना ने इस तरफ फोकस ही नहीं किया, क्योंकि उसे पता था कंपटीशन वो दे ही नहीं सकता। इसलिए इनके बारे में इसने सोच लिया और अपना सारा का सारा जो कंसंट्रेशन है उसने इलेक्ट्रो पावर की तरफ लगा दिया, और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ रेयर अर्थ मिनरल मिल रहे थे वहाँ पे इसने अपना फोकस किया और इन्वेस्टमेंट किया, और आज उसको इसका बहुत ज़्यादा फायदा मिल रहा है। और दोस्तों आपको फैक्ट बताता हूँ कि दुनिया में 73% जो बैटरी सप्लाई होती हैं वो चाइना से होती हैं, और जो बैटरी की प्रोडक्शन होती है वो 63.2% अकेले चाइना करता है, और दूसरे नंबर पे है अमेरिका जो 14.2% के साथ है। अब फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन पे आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा अंतर है, एक 64% के आसपास और एक 14% के आसपास। तो लगभग यहाँ 50% का अंतर यहाँ आपको देखने को मिल जाता है, यानी कि बहुत बड़ा एक खाई है, गैप है, जिसे भरने में अमेरिका को बहुत वक्त लगेगा। और अगर बात करें भारत की, तो भारत अभी बहुत पीछे है। और दोस्तों आपको लगता होगा कि ये बहुत ही ईजी टास्क रहा होगा, चाइना ने इसे बहुत ईजिली इसने अचीव किया होगा। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। चाइना यहाँ पे जो इसकी स्ट्रेटेजी है बहुत क्लियर है। इन्होंने अपने यहाँ की जो जायंट कंपनी है, बड़े बड़े कंपनी है, इन्होंने उनको लोन दे के रखा कि अगर वो किसी भी कंट्री में जाते हैं जहाँ पे रेयर अर्थ मिनरल मिलते हैं, उनको इन्होंने बहुत ही सस्ते लोन प्रोवाइड किए। इन्होंने उनको इकोनॉमिकल सपोर्ट दिया ताकि जो इनका डोमिनेशन है वहाँ बन सके। और चाइना के 2-3 सिटीज़ ऐसे हैं जैसे संघाई हुआ, बीजिंग हुआ और सिंजुआन हुआ, यहाँ पे इनके R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बहुत सारे रिसर्च सेंटर हैं जहाँ पे चाइना एक भारी भरकम अमाउंट इन्वेस्टमेंट करता है। और आज इसी के बदौलत
चाइना में अकेले पूरी दुनिया का 50% से ज़्यादा इलेक्ट्रिक जो कार हैं वहाँ बनती हैं, और 90% से ज़्यादा जो हैवी व्हीकल्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं वो चाइना अकेले अपने दम पे बनाता है। और चाइना ने एक टारगेट रखा था कि वो 2020 तक अपने यहाँ करीब 50 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाएंगे, 4 व्हीलर्स बनाएंगे, जिसको उसने 6 महीने पहले ही अचीव कर लिया। ये एक अपने में बहुत बड़ी बात होती है। और दोस्तों कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक सवाल और होगा कि चाइना बैटरीज तो बनाता है, लेकिन इनको ग्राहक कैसे मिल जाते हैं या बैटरी बेच कैसे देते हैं इतने सारे कंपनियों को। दोस्तों चाइना ने अपने बहुत ही जॉइंट एडवेंचर किए हैं, बहुत सारे इन्होंने टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन करने के बहुत सारे बड़े बड़े इवेंट्स किए हैं, जैसे कि अगर हम बताएं टोयोटा कंपनी या फिर रेनॉल्ट कंपनी और बहुत बड़े बड़े कंपनी हैं जिनके साथ इनका टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन का बहुत सारे इवेंट हुए हैं, जिससे जब ये इनकी बैटरी बन के तैयार होगी और ये सारे जो कंपनी हैं ये कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक कार्स के ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो जैसे इनकी टेक्नोलॉजी पूरी होगी, ये इलेक्ट्रिक अपने जो कार बनाना स्टार्ट करेंगे तो बैटरीज की रिक्वायरमेंट होगी, तो चाइना को बहुत ही जल्दी बहुत ही ईजिली तरीके से इनके ग्राहक मिल जाएंगे। तो ऐसे जो इनकी स्ट्रेटेजी है इन्होंने धीरे धीरे फॉलो किया। और चाइना के कुछ इलेक्ट्रिक जायंट जो कंपनी हैं जैसे कि BYD कंपनी और BAIC मोटर कॉर्पोरेशन और शाइक मोटर्स, इन्होंने अपना इकोनॉमी ऑफ स्केल जो गोल है वो अचीव कर लिया है। दोस्तों इसी दम पे चाइना पूरी दुनिया पे राज कर रहा है। लिथियम आयन बैटरी हो या फिर कोबाल्ट बैटरी हो, किसी भी तरीके के जो इलेक्ट्रॉनिक से चलने वाले डिवाइसेस हैं उस पर चाइना का दबदबा है। और दोस्तों आप बात करें कि चाइना के कंपेरिजन पे भारत कहाँ खड़ा है, दोस्तों अभी भारत भी कोशिश कर रहा है। वैसे गुजरात में अभी एक फैक्ट्री का अनाउंसमेंट हो गया जहाँ पे लिथियम आयन बैटरीज बनेंगी, और अभी अनाउंसमेंट हुआ है, अभी ये कब फैक्ट्री बनेगी इसके बारे में कुछ बताया नहीं गया है। तो जो चाइना 20 साल पहले कर चुका है भारत उसे करने जा रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि चाइना में और इंडिया में कितना ज़्यादा डिफरेंस है टेक्नोलॉजी को लेके। जो फ्यूचर टेक्नोलॉजी है उसमें हम चाइना से कितने ज़्यादा पीछे हैं। अब दोस्तों इंडिया लेट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इस चीज़ को अचीव नहीं कर सकते। दोस्तों यहाँ पे हम अचीव कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है, और R&D सेंटर्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो सेंटर्स हैं वो उस पर बहुत ज़्यादा खर्च करने की रिक्वायरमेंट यहाँ पड़ेगी, क्योंकि जो चाइना है इतनी आसानी से टेक्नोलॉजी तो देने वाला नहीं है। लेकिन भारत सरकार को कोशिश करना चाहिए कि किसी भी तरीके के जो है जो जॉइंट एडवेंचर्स होते हैं, जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वो कहीं ना कहीं जैसे चाइना ने कोशिश किया उसी तरीके से भारत को भी करना चाहिए। और जो फ्यूचर्स के आने वाले टेक्नोलॉजी है उस पर भारत को वर्क करना चाहिए, क्योंकि आने वाला जो फ्यूचर है ये इन्हीं सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों यही कुछ बताना चाह रहा था आज की वीडियो में आपको। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।